If there was no Indian National Congress, there was no Pakistan. ये क्रिमिनल्स का टोला है जो हुकूमत कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। एनडीटीवी का तो आप हाल देखें। मुझे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है एनडीटीवी। राजदीप सरदेसाई कि मैंने आज पूरा इनका पिछले एक महीने का ट्विटर पूरा एक एक ट्वीट देखी है। हर 2 ट्वीट के बाद ये अपनी किताब की पब्लिसिटी करते हैं। प्रिविलेज हैं ये, एक स्टार क्रिकेटर के बेटे हैं ना, हमेशा इन्होंने हिंदुस्तान में सिर्फ प्रिविलेज हासिल की है। बाकी तो इन्होंने हमेशा याशियां की हैं, चाहे वो अब्दुल्लाज हों या चाहे वो महबूबाज हों। क्या आप खालिस्तान के सपोर्टर हैं सिद्दीकी साहब? एक नॉन इशू को पाकिस्तान उछाले जा रहा है और कोई पूछ नहीं रहा। बरखादत साहिबा, उनका शाह महमूद कुरैशी का पूरा वो पर्सपेक्टिव पेश किया उन्होंने बार बार। इंडिया से प्यार करने के लिए जरूरी तो नहीं कि इंडिया की नेशनलिटी हो। आखिर को मेरे अंदर भी वही भारतीय खून है और मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक जर्नलिस्ट जब दुनिया के किसी भी इशू पे बोल सकता है तो मैं भी एक ह्यूमन राइट्स रिपोर्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इन इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो हम लोग ऑप्रेस्ड नेशंस हैं। तो खैर ये लंबी चौड़ी बहस है। मुख्तसरन ये कि मुझे दोनों तरफ जवाब देना पड़ता है। जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो में एक बार बोला था कि द मोस्ट टॉलरेंट पीपल ऑन अर्थ आर इन हिंदूज़। उस पर मुझे बड़े पाकिस्तानी दोस्तों के पर्सनल दोस्त जो मेरे हैं उनके बड़े एतराज़ात आए और कई जगहों पे मेरी बहस हुई है। लेकिन एंड ऑफ द डे लॉजिक विंस। जब मुझे उन्होंने कहा कि आरिफ भाई आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू सबसे टॉलरेंट होते हैं, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपकी मस्जिद कोई तोड़ के उस पर मंदिर बना दे कुछ 100 साल पहले, और जब आपकी हुकूमत आए तो आप क्या अदालत के फैसले का वेट करोगे उसकी जगह मस्जिद बनाने का? बोला नहीं, हम तो फ़ौरन मंदिर तोड़ कर उसी वक्त मस्जिद बना लेंगे। तो मैंने कहा वो बेचारे हिंदू हैं जो 92 से वेट कर रहे हैं अदालत के फैसले का। मैंने कहा इससे ज़्यादा बर्दाश्त क्या होगी। मैंने अपने पाकिस्तानी भाइयों से एक सवाल रखा। मैंने कहा कि आप मुझे सिर्फ कोई एक वाक़या बता दें जब किसी हिंदू आर्मी ने इन्वेट किया हो किसी और कंट्री पे। मैंने कहा मुसलमानों की तो तारीख भरी पड़ी है। मैंने कहा मुसलमान तो एक छोटे से मक्का से निकल के पूरी दुनिया पर उन्होंने इन्वेजन किया। मैंने कहा हिंदू तो इंडिया से कभी निकले ही नहीं। तो मैंने कहा ये टॉलरेंट ना हुए जो 20 करोड़ मुसलमानों को संभाल के रखा हुआ है उन्होंने। मैंने कहा कभी जाके बम्बई में देखी है आपने उनकी बदमाशियाँ मुसलमानों की? तो मैंने कहा फिर भी वो आपकी नज़र में टॉलरेंट नहीं है। मैंने कहा क्रिश्चियन जेनोसाइड जो किए हैं इन्होंने साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, मैंने कहा सबकी तारीख भरी पड़ी है। कभी आपने सुना है कि कभी हिंदू ने जाके किसी और मुल्क में जाके वो किया हो, मारा हो या कुछ हो? तो मैंने कहा कि फिर आप मुझसे बहस करते हो कि हिंदू टॉलरेंट नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर कौन टॉलरेंट है? आप टॉलरेंट हैं। मैंने कहा जहाँ पे आज कराची में अहले सुन्नत व जमात का जुलूस था, जलसा था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि शियाओं को मारना सवाब है। मैंने कहा आप तो अपने मुसलमान भाइयों को जीने नहीं देते और आप कह रहे हो कि जी आप टॉलरेंट और वो टॉलरेंट नहीं है। तो खैर मुझे तो दोनों तरफ जवाब देना पड़ता है तो मैं दे देता हूँ, फिक्र ना करें आप। मैं इंडियंस को भी जवाब देना जानता हूँ और पाकिस्तानियों को भी। मेरे पास लॉजिक है, मैं लॉजिक से बात करता हूँ, दलाइल के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ बात करता हूँ। झुटला सकते हैं, आई विल वेलकम, लेकिन ये गालम गलोच बकवास फजूल में तो नहीं। देखिए आपको याद होगा कि लास्ट मंथ के एंड में यूरोपियन पार्लियामेंट के 28 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने दौरा किया था कश्मीर का। पाकिस्तान उस पर एतराज़ करे, समझ में आता है। राजदीप सरदेसाई एतराज़ करे, समझ में नहीं आता। राजदीप सरदेसाई कि मैंने आज पूरा इनका पिछले एक महीने का ट्विटर पूरा एक एक ट्वीट देखी है। हर 2 ट्वीट के बाद ये अपनी किताब की पब्लिसिटी करते हैं। प्रिविलेज हैं ये, एक स्टार क्रिकेटर के बेटे हैं ना, हमेशा इन्होंने हिंदुस्तान में सिर्फ प्रिविलेज हासिल की है और आज बड़े लिबरल बने फिरते हैं।
ये मैं आपको बता दूं कि एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद राजदीप सरदेसाई ने एक हंगामा खड़ा कर दिया था कि कश्मीर में पाबंदियां लगा दी हैं, नथिंग इज नॉर्मल इन कश्मीर, इंडिया की हुकूमत कह रही है एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो राजदीप साहब, एब्रोगेशन ऑफ 370 से पहले क्या सब नॉर्मल था? आप जैसे सहाफ़ी जिसकी एक फॉलोइंग है, उसका फर्ज है कि आप बताते कि इंडिया ने वहाँ पे सख्तियाँ इसलिए की हैं कि वहाँ पे टेररिज्म है, वहाँ के आम आदमी की हिफाजत के लिए ये सब किया गया है, बजाय इसके आप पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट रहे हो, नहीं नहीं नथिंग इज नॉर्मल, ह्यूमन राइट्स आर वायोलेटेड एंड दिस एंड दैट। ये क्यों नहीं बता रहे कि भाई वहाँ पे टेररिज्म सब का विक्टिम एरिया है और उनको बचाने के लिए, उन वेरी कश्मीरीज को बचाने के लिए ये सब सख्तियां करनी पड़ी। ये आप नहीं बता रहे थे। आप कह रहे थे जी हुकूमत ने वहां पे, और किसके ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की आप बात कर रहे हैं? 12 लोगों की। वो 12 लाख कौन है? वो 12 लोग टेररिज्म के अपोलोजिस्ट हैं। इन्होंने कभी भी टेररिज्म को कंडेम नहीं किया। वो कश्मीर में रहने वाले, वो आज भी शेला रशीद की आप आज की ट्वीट पढ़ लें, आज भी वो वही रोना धोना कर रही हैं कि उनको छोड़ें। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि वो 12 लोग जो अभी भी पाबंदियों में हैं, उनकी खिदमत क्या है कश्मीर के लिए? कश्मीर में जितना डेवलपमेंट वर्क हुआ है वो फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, दिल्ली से काम हुए हैं सारे। बाकी तो इन्होंने हमेशा अय्याशियां की हैं, चाहे वो अब्दुल्लाज हों या चाहे वो महबूबाज हों। इन लोगों ने तो हमेशा फायदे ही उठाए, अय्याशियां की हैं हुकूमत के नाम पे। इन्होंने कश्मीर, अच्छा मुझे सिर्फ, मैं बार बार पिछले 3 महीने से चीख रहा हूं कि मुझे ये बता दें कि अगर आपने ये, मोदी जी ने अगर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन ना किया होता तो और सॉल्यूशन क्या था? मैं वापस आता हूं कि ये जब यूरोपियन पार्लियामेंट के MEPs आए तो राजदीप सरदेसाई ने ये ट्वीट की कि ये डिप्लोमेटिक ऑफेंस था। एक मिनट मैं आपको पढ़ के ही सुनाता हूं ना। राजदीप साहब फरमाते हैं, द मिस्टीरियस NGO बिहाइंड यूरोपियन यूनियन लॉ मेकर्स विजिट। मिस्टीरियस। और इससे पहले इन्होंने एक ट्वीट की थी कि यूरोपियन यूनियन MPs कश्मीर विजिट्स ए PR इंस्टेंट और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। आपको दुश्मनों की जरूरत है? आफ्टर ऑल 28 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इंडिया का दौरा कर रहे थे ना, आप उसको वेलकम करते। आपका फर्ज है। देखें, जो दौरे होते हैं इस टाइप के, उसको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करती है ना। मिस्टेरियस ऑर्गेनाइजेशन कौन है ये मिस्टेरियस? मैं आपको बताता हूं। राजदीप साहब को भी सब पता है कि कौन है ये मिस्टेरियस, लेकिन बड़े मासूम से बनते हैं। इतने मासूम है नहीं वो। देखें, वो मिस्टेरियस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन अलाइंड स्टडीज। मैं जब पहली बार गया था UN में 94 में, एक सेमिनार में घुसा मैं, तो वहां पे एक साहब तकरीर कर रहे थे, इंडियन, डॉक्टर गोविंद नारायण श्रीवास्तवा। मैंने अब ज़ाहिर पहली बार ही गया था तो सबके बारे में पूछता, तो मैंने कहा ये कौन है? बोला ये हैं जो पूरे इंडिया का मिशन लेके चलते हैं यहाँ, और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन अलाइंड स्टडीज़ के डायरेक्टर जनरल हैं, और ये यहाँ पे पैरेलल फॉरेन ऑफिस की तरह एक काम करते हैं, और पूरे UN में इनका डंका है। और फिर मैंने उनकी बड़ी फॉलो किया था उनको। ये तब से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन अलाइंड, तब से भी नहीं, उससे भी कई साल पहले। ये तो कोल्ड वॉर के ज़माने का इंस्टीट्यूट है, मिस्टेरियस नहीं है ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। आप कभी उसकी विजिट तो करें ना उसकी वेबसाइट पे। तो राजदीप साहब के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की 40-50 साल से खिदमत कर रही है, जो फॉरेन रिलेशंस और डिप्लोमेसी लेवल पे इंडिया की फॉरेन ऑफिस के फ्रंट लाइन के तौर पे काम करता रहा है, आज राजदीप साहब के लिए वो इंस्टीट्यूट मिस्टेरियस हो गया, और वो इंस्टीट्यूट इंडिया के लिए एक मतलब आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। इनकी अपनी क्या खिदमत है इंडिया के लिए, जो आज ये इतना बड़ा उस ऑर्गेनाइजेशन पे वो कर रहे हैं। और फिर आज वापस इस पे 2 दिन से एक नया ड्रामा शुरू हुआ है कि एक यूरोपियन यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन है,
बेल्जियम में एक एनजीओ है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि 200 एंड पता नहीं 68 एनजीओज हैं जो कि 268 मीडिया हाउसेस हैं जो फेक हैं। क्यों? इसलिए कि वो एक ही इंडियन ग्रुप का मिल्कियत है। वो 200 एंड बहरहाल 268 थे। टर्नर साहब हैं CNN के मालिक और दुनिया के बड़े टाइकून हैं, मीडिया टाइकून। जहाँ तक मेरा ख्याल है 20% अमेरिकन मीडिया उनके पास है, मालिक हैं वो। तो वो फेक हो गए। यानी एक ग्रुप की मिल्कियत अगर कोई मल्टीपल और मीडिया हाउसेज हैं तो वो फेक हो गए। वो फेक क्यों हो गए? यूरोपियन यूनियन का वो एनजीओ जो है EU डिसइंफो लैब, वो कहता है इसलिए है कि वो तो बलोचों के इंटरव्यू लेते हैं, पख्तूनों के इंटरव्यू लेते हैं और वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को पेश कर रहे हैं। आप काउंटर करें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अगर वो गलत हैं। ये ना कहें कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है या पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली टाइम्स कि वो आके वहां पे अहले सुन्नत वल जमात की सपोर्ट करेगा कि हाँ जी शियाओं को मारो? आप क्या चाहते हैं? EU डिसइंफो लैब्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने सालों से हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ा रही है, उनकी खिदमत कर रही है। आज आप इंडियन जर्नलिस्ट उसको मालाइन कर रहे हैं। हिंदू अखबार ने इस EU डिसइंफो लैब का पूरा वो लगाया है हेडलाइन में कि 268 फेक मीडिया हाउसेज इज स्प्रेडिंग फेक न्यूज। आप उनकी वेबसाइट जाकर चेक करें, उसमें कौन सी फेक न्यूज हैं। टोटल लॉजिकल ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं, टोटल लॉजिकल चीजें बता रहे हैं। मैं राजदीप साहब का नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं खाली उनको नहीं कह रहा, ऐसे कई हैं इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन लिबरल्स जो उसको लेकर उछल रहे हैं। मुझे आज एक साहब का मैसेज आया इंडिया से कि हमें राजदीप साहब जैसे लोगों की ज़रूरत है। कि आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में कोई सवाल ना करे हुकूमत को? भाई साहब करें ना सवाल, इकोनॉमी पे करें, एजुकेशन पे करें, कोई डेवलपमेंट का मसला है, कोई और इशू है, वो जलते हुए इश्यूज को, कश्मीर इशू को ले लें या इन चीज़ों को ले लें, उस पे भी आप एक नेगेटिव नैरेटिव ला रहे हैं। अयोध्या केस को ले लें, आप सबको याद होगा कि अयोध्या के वर्डिक्ट से 2 दिन पहले राजदीप साहब ने उसी पैनल के जज का इंटरव्यू भी और लोगों को ऑलरेडी एम्बिग्यूसी लगा दिखा रहे थे कि और कुछ मसला है, कुछ ये है और फैसला हो चुका है पहले ही और ये और वो। यार ये किस किस्म की जर्नलिज्म आप कर रहे हैं? माल बनाना हक, सबका हक होता है, लिखें आप किताबें। सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज, दैट्स नॉट फेयर जर्नलिज्म, सॉरी। आज निधि राजदान साहब ने एक ट्वीट की है, पुलिस टोल्ड द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट दैट फारूक अब्दुल्ला सिस्टर ब्रदर एंड नेफ्यू वर नॉट अंडर हाउस अरेस्ट और डिटेंशन येट दे आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ देयर होम। आप इन लोगों को केस को उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी नजर में 12-15 लोग के ह्यूमन राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन मिलियंस ऑफ लाइव्स। इन लोगों की खिदमत क्या है हिंदुस्तान के लिए या कश्मीर के लिए? इन्होंने कभी बुरहानुद्दीन वानी को कंडेम किया है? इन्होंने कभी कश्मीरी पंडित वहां पे जेनोसाइड हुआ उनका, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए कश्मीर में, उनको घर छोड़ के सबको भागना पड़ा। आज वो अपने वापस कश्मीर तक नहीं जा सक रहे। मैं जानता हूं ना दर्द, क्योंकि मैं अपने मुल्क नहीं जा सकता और मैं अपने बच्चों को वसीयत कर चुका हूं कि मेरी तो डेड बॉडी भी नहीं भेजना पाकिस्तान, यहीं दफन करना। मैंने तो जाना ही नहीं है पाकिस्तान।
क्या करने जाऊंगा मैं उधर? वो कश्मीरियों के दर्द को मैं समझता हूं। जो वो साहिबा ने कल अमेरिकन कांग्रेस में जो अपना स्टेटमेंट दिया है, कश्मीरी पंडित की बेटी ने, वो कह रही थी कि मेरे वालिद मुझे मारने वाले थे ताकि मैं उन टेररिस्ट के हाथ ना लग जाऊं। अरे वो कयामतें गुजरी हैं, आपको उनके ह्यूमन राइट्स की पढ़िए। शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, सारी जिंदगी प्रिविलेजेस हासिल किए हैं इन्होंने। टेररिस्टों को रोकने के लिए किया है आज तक। या आप इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुझे कहते हैं कि तुम बड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टडी कर चुका हूं। किसकी हुकूमत थी जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड शुरू हुआ? तो किसकी हुकूमत थी जिसने उनको सिक्योरिटी ना दी उधर? क्यों उनको उठा के जम्मू में -40 से निकाल के +40 टेम्परेचर में आपने इनको कई साल खेमों में रखा? मैं प्रोफेसर काशीनाथ पंडिता ने मुझे पूरा यूएन का सिस्टम सिखाया था जब मैं वहां पे नया नया गया था। ही वॉज द फ्लैग बेरर ऑफ कश्मीरी पंडिट्स इन यूएन फॉर मेनी ईयर्स, 2 decades। वो मुझे बताते थे कि क्या हुआ है कश्मीरियों के साथ। कहां थी वो हुकूमत कांग्रेस की? क्या इतनी कमजोर थी? तो आज उसी कमजोरी ना हो इसलिए बीजेपी ने वहां पे थोड़ी सी सख्तियां की और रिलैक्सेशन दे दिया। कश्मीर में कल की मैंने एक फोटो लगाई है, वीडियो लगाई है, ट्रैफिक का हाल बुरा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे एक दोस्त हैं वैभव सिंह बनारसी, वो 15 दिन कश्मीर के चप्पे चप्पे में घूमे। प्रीपेड, वो आज वो अरफा कह रही थी प्रीपेड मोबाइल पे एसएमएस नहीं होता और इस पे नहीं होता, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। दी वायर, एनडीटीवी का तो आप हाल देखें। मुझे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है एनडीटीवी। मैं 2004 में जब इंडिया आया था, उस वक्त मैं फ्रांस में रहता था, तो हमारे पास सिर्फ एक इंडियन न्यूज़ चैनल आता था, एनडीटीवी, और उस पर बरखा दत्त और राजदीप मेरे फेवरेट होते थे। और मैं जब 2004 में दिल्ली आया था तो दोनों से मेरी मुलाकात हुई थी। तो राजदीप को भी मैंने ये कहा था और बरखा को भी मैंने कहा था कि आप दोनों मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं। आज मुझे शर्म आ रही है कि मेरे ये सोच थी। बरखा दत्त कैमरा लेके शाह महमूद कुरैशी का पर्सपेक्टिव दे रही हैं, उनसे ये सवाल नहीं कर रही कि वाय खालिस्तान, क्यों नहीं सवाल कर रही? क्या ये महजिब माशरों का काम है? चले, पाकिस्तान कहता है हम कश्मीरियों की सपोर्ट करेंगे, कश्मीर डिस्प्यूटेड ये है, चलो फॉर ए मिनट मान भी लिया। खालिस्तान, वेयर इज द सॉवरेंटी? करतारपुर साहब गुरुद्वारे के अंदर बाहर चारों तरफ खालिस्तान के झंडे लहराएं, हाफिज सईद से सिखों से मुलाकात कराएं, बाजवा साहब उनसे मुलाकात करें। नवजोत सिंह सिद्धू साहब, आप एक अच्छे क्रिकेटर तो थे, लेकिन आपने वहां पे जो तकरीर करके वो बड़ा दिल जलाया है। इमरान खान की तारीफें कर रहे हैं। आपने इमरान खान से ये पूछा? उसी माइक पे खड़े होकर आपको पूछना चाहिए था। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आप खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, तो आप पूछते उधर ही माइक पे कि इमरान खान साहब आपकी छितर छाया में ये खालिस्तान के झंडे यहां पे क्या कर रहे हैं? किस हिसाब में आप खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो तारीफें करने लगे इमरान खान की। इमरान खान यूं यूं खुश हो रहा है। दोस्तियां निभा रहे हो यार, आप अपने कंट्री को कुर्बान कर रहे हो। वो मुल्क जिसने आपको नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ दिया, दोस्तियां निभाने जा रहे हैं भाई साहब। सनी देओल भी तो कहते हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसी हरकत नहीं की। ये भाई साहब सिद्धू साहब तकरीरें कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। क्या आप खालिस्तान के सपोर्टर हैं सिद्धू साहब? एक नॉन इशू को पाकिस्तान उछाले जा रहा है और कोई पूछ नहीं रहा। बरखा दत्त साहिबा, उनका शाह महमूद कुरैशी का पूरा वो पर्सपेक्टिव पेश किया उन्होंने, बार बार टीवी पे भी दिखाया, अपने ट्विटर पे भी दिखाया, हर जगह दिखा रही हैं। बरखा साहिबा को ये नहीं सूट करता था कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करती, पूछती उनसे कि व्हाई द हेल यू आर सपोर्टिंग खालिस्तान, अंडर विच लॉ?
एक सॉवरन कंट्री के अंदर आप एक फसाद फैला रहे हैं, क्यों? तो बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है। श्रीवास्तव ग्रुप इन मीडिया हाउसेस को चलाता है इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो जियो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव चलाता है, तो क्या फेक न्यूज़ हो गया? मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तानी एतराज़ करे तो समझ में आती है। राजदीप साहब कहते हैं कि भाई एक मिस्टेरियस एनजीओ MEPs को स्पॉन्सर कर रहा है। राजदीप साहब ज़रा जर्नलिज्म फेयर होनी चाहिए, सेंसेशनलाइजेशन और ये और वो नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल दिस कंट्री हैज़ गिवन, आप सवाल उठाएं, बिल्कुल गवर्नमेंट से सवाल करें, चेक एंड बैलेंस करें, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं कि नथिंग इज नॉर्मल इन कश्मीर। अरे तो नथिंग इज नॉर्मल इन कश्मीर आफ्टर 370, इससे पहले क्या नॉर्मल था सब? आपको तो ये बताना चाहिए ना आवाम को कि सख्तियां इसलिए की गई हैं कि भाई वहां पे खतरा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान ने टेररिस्टों की एक पूरी फौज तैयार की हुई है जो इन्फिल्ट्रेट करके आके इधर कत्लेआम करने के लिए तैयार बैठी है, इसलिए गवर्नमेंट ने सख्ती की है। नथिंग इज नॉर्मल, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायोलेटर हैं और ये वो। राजदीप साहब के इसी चीज़ों को लेके फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच और US के वॉच डॉग्स और गवर्नमेंट्स और यूरोपियन यूनियन और वो सब फिर उन्हीं चीज़ों को तो लेके आगे आते हैं ना। फ्री जर्नलिज्म ओके, बट नथिंग शुड बी अबव नेशनल इंटरेस्ट। इसी तरह ये जो आतिश तासिर का जो केस चल रहा है उसको भी बड़ा ये सेंसेशनलाइजेशन कर रहे हैं। जब आतिश तासिर ने इलेक्शन से पहले एक इतनी बड़ी रिपोर्ट निकाली थी एंटी मोदी एंटी BJP, तो सही था, पार्शियलिटी थी वो। मेजॉरिटी से जीती हुई एक पार्टी को आप मलाइन करें और आज एक लीगल पॉइंट से उसको नेशनलिटी से निकाला गया। नॉट बोर्न इन इंडिया, फादर वॉज ए पाकिस्तानी, ही डिड नॉट मेंशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वो जो चीज़ें फिर इसको कोर्ट में ले जाएं। कोर्ट के फैसलों को तो आप मानते नहीं। अयोध्या के उसको आज तक ये सारे जो स्वेडो लिबरल जर्नलिस्ट हैं वो आज तक उसमें अभाम निकाल रहे हैं और लोगों को शक डाल रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब सही नहीं था। आतिश तासिर साहब को चाहिए कि पाकिस्तान की नेशनलिटी अप्लाई करें। इंडिया में तो इनकी एक नानी है खाली, पाकिस्तान में इनके फादर का एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में से एक है। जाए ना वहाँ से हिस्सा लें अपनी जायदाद में से और वहाँ नेशनलिटी क्लेम करें। इंटरनेशनल लॉ कहता है तो उनको फादर की नेशनलिटी मिलनी चाहिए। और फिर इंडिया ने कौन सा कहा है कि हम वीज़ा नहीं देंगे? जब आना है नानी से मिलना है वीज़ा लो, वैसे ही आप लंदन में रहते हो। लेकिन ये चीज़ें नहीं। राजदीप साहब कहते हैं इसके लिए आतिश तासिर के लिए कि वाई रिजोर्ट टू वेंडेटा, वाई फियर ए राइटर आतिश तासिर हैज़ ए मैसेज फॉर मोदी गवर्नमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको मोदी जी से या BJP से या मोदी गवर्नमेंट से अगर कोई वो है, जेलसी है या आपकी फेवरेट नहीं है, तो एटलीस्ट गिव रेस्पेक्ट टू द मैंडेट ऑफ पीपल। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ने उनको दूसरी बार मौका दिया है। उनके काम की तो आप कभी तारीफ नहीं करते। जो 16-16 घंटे काम करते हैं, 9 दिन नवरात्रि के बर्थ भी रखते हैं और एक एक जगह पे सुपरमैन की तरह हर जगह फिर रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी कभी इन्होंने तारीफ नहीं की इन स्वेडो लिबरल जर्नलिस्ट ने। और मैं अपने इस्तेकाक के साथ, अपनी पूरे राइट के साथ ये बातें कर रहा हूं। जुटला सकते हैं तो मुझे जुटला दें। इसके अलावा चीज़ें तो बहुत हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक और फोर्स्ड कन्वर्जन का केस आया है। 12 साल की एक लड़की, पहले भी इसको उठा के ले गए थे, आज फिर लेके गए। आज नहीं, अभी 2 दिन पहले अगवा कर लिया, शादी कर ली लड़के से,
18 साल की डिक्लेयर भी कर दिया 12 साल की लड़की को। एक और फोर्स्ड कन्वर्जन हुई है, और यही सिद्धू के प्यारे दोस्त इमरान खान की हुकूमत में हो रहा है ये सब। कोई बोलने वाला नहीं है। राजदीप साहब, आपको इधर भी बोलना चाहिए था, कभी फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ हिंदू गर्ल्स के बारे में भी बात कर लिया करें। एक साहब जो पकड़े गए थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया, बच्चों का रैप करते थे और उसकी वीडियो बनाते थे और फिर इंटरनेशनल उसमें दिखाते थे। लंदन में 4 साल सज़ा हुई, इटली में फिर उसे इटली से डिपोर्ट किया गया। उसको पीटीआई गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए पे हेल्थ कंसल्टेंट रखा। आज पुलिस ने ये बयान दिया है कि उसने कहा कि मैं तो बहुत सारे बच्चों की वो कर चुका हूँ रैप, और मैं तो सप्लाई करता हूँ। उसने नाम दिए हैं अभी तक पुलिस ने नाम नहीं डिक्लेयर किए, लेकिन उसने नाम दिए हैं कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, केपीके में और सेंटर में, जिनको वो बच्चे सप्लाई करता है। दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये क्रिमिनल्स का टोला है जो हुकूमत कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। आखिरी में मैं फिर वापस उसी यूरोपियन यूनियन वाले इशू पे आऊँगा। मैं बेल्जियम में 20 साल रहा हूँ। पहला रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू पाकिस्तान मेरी मेहनत थी, सब जानते हैं। ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस इन सिंध के ऊपर 1997 में यूरोपियन पार्लियामेंट में। ये जितने कश्मीरी वहाँ पे आज घूम रहे हैं वो सब मैं इनसे सबसे पुराना था, और मेरी लॉबिंग देख के उस वक्त ये हैरान होते थे। वहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान नाम का एक ग्रुप है। वहाँ पे एक फ्रेंड्स ऑफ कश्मीरीज के नाम से पाकिस्तान ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उसके बारे में कभी रिपोर्ट करें ना। इंडिया के 268 फेक मीडिया हाउसेस और ये और वो फेक नहीं है। गुलाम नबी फाई कश्मीरी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया, अमेरिका में 2 साल सजा काटी, तो नहीं मसला आपको। ये चीजें फेक हैं। कोई 500 एनजीओ हैं यूरोप में रजिस्टर्ड बाय आईएसआई, जो आईएसआई की छितर छाया में काम करते हैं। नाम से जानता हूं मैं सारे एनजीओ को, जो जिनीवा में और यूरोपियन पार्लियामेंट में घूम फिर रहे होते हैं। बड़ी लंबी कहानी है ये। खुदारा अपने मुल्क की जड़ों को ना खोदो भाई। और मुझे दर्द है इंडिया का, मेरा मुल्क है। मुझे आज एक साहब ने कहा कि तुम इंडियन एजेंट हो। मैंने कहा काश होता। बोला इसका मतलब तुम्हें पाकिस्तान से नफरत है। मैंने कहा मैं वापस कह रहा हूं, मुझे पाकिस्तान से नफरत नहीं है। मेरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान आर्मी है। ए स्ट्रॉन्ग इंडिया डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आर्मी को मुंह दे सकता है। 2014 से पहले का इंडिया कभी मुंह नहीं देता था। 26/11 का वाकया हुआ तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। ये नया इंडिया है। दैट्स वाई आई लव दिस इंडिया। इससे पहले तो मैं कभी इंडिया की इतनी तारीफें नहीं करता था, क्योंकि वो उस वक्त इंडिया भी ऑक्यूपाइड था। जैसे आज पाकिस्तान 50 साल से ऑक्यूपाइड है बाय आर्मी, 70 साल से, तो इंडिया भी ऑक्यूपाइड था। मेरी आज की एक ट्वीट लोगों को बहुत पसंद आई कि इफ देयर वाज नो इंडियन नेशनल कांग्रेस, देयर वाज नो पाकिस्तान। थैंक यू।